राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपके 9 मार्च से ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों का एक कमेंट था कि आगे किसकेंगे या नहीं किसकेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं 9 मार्च से ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य होगा। इसमें कोई भी परिवर्तन की संभावना है वो न के बराबर है। ठीक है, अब अभ्यर्थियों की जो चेकलिस्ट है उसके बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इस पेज का जो ये जो पीडीएफ है इसका प्रिंट आप निकाल लेना, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो ये जो चेकलिस्ट है वो आपको इस पर मिल जाएगी। 8वें पेज, 9वां पेज और 10वां पेज, 3 पेज की आपको प्रिंट निकालना है, लेकिन आप जो 7वां पेज है इसका भी प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए संलग्न सूची प्रपत्र सेकंड, ये जो है ना इसका भी आपको प्रिंट निकालना है। ठीक है, और प्रिंट निकालने के बाद में इसमें आपको भरना है। क्या भरना है, देखो ध्यान से देखना, आप वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। हर एक डॉक्यूमेंट का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भरना है ना, तो ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा भी नहीं। अब मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको देख लेना, इतनी डिटेल से इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। मेरा टारगेट ये रहता है कि जो भी मेरा वीडियो देखने के लिए आए तो वो कम से कम संतुष्ट होना चाहिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी से, ये मेरा मोटिव रहता है। खैर छोड़ो उस बात को। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है जारी क्रमांक और दिनांक, ये भरना है आपको। यहाँ पर आपको देखिए अंक पत्र है वो मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी, यानी 10वीं की जो मार्कशीट है उसके बारे में, और क्या जारी क्रमांक और दिनांक, ये भरना है। तो 10वीं की मार्कशीट में आपको ये कहाँ पर मिलेंगे आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो 10वीं की मार्कशीट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे ये यहाँ पर, कहाँ पर जारी क्रमांक है वो आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है, जारी क्रमांक है वो यहाँ पर मिल जाएगा। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देती है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जारी क्रमांक लिखना है और नीचे आपको दिनांक लिख देना है। अब दिनांक कहाँ पर मिलेगा, दिनांक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे नीचे मार्कशीट में यहाँ पर आपको दिनांक मिलेगा, तो आप इसको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये वही पेज है जो मैंने अभी आपको बड़ा करके दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में उपाधि और प्रमाण पत्र मैट्रिक, तो उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक का मतलब 10वीं का जो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट है उसके नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है उसी में भी आपको इस तरीके से नंबर मिल जाएंगे, सीरियल नंबर, और यहाँ पर आपकी डेट मिल जाएगी, वो डेट आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख रखा है हायर सेकेंडरी, यानी 12वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपके नंबर है वो कहाँ पर है। तो 12वीं की मार्कशीट है वो कुछ बच्चों की सेम आती है, सेम का मतलब ये है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट साथ में आते हैं, और कुछ बच्चों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते हैं। तो जिन बच्चों की साथ में है ना उनको तो यहाँ पर एक ही कॉलम में वो भरना है, चाहे आप मार्कशीट का भर दो चाहे आप सर्टिफिकेट का भर दो, एक कॉलम खाली छोड़ देना, क्योंकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों साथ में आते हैं। इसलिए आप क्या करोगे, जैसे ये 10वीं की मार्कशीट अलग है, इसका बोर्ड सर्टिफिकेट अलग है, लेकिन ये 12वीं की मार्कशीट है, इसमें यहाँ पर देखो आप देखोगे प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, यानी सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट के साथ में है, तो इसमें सीरियल नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये आपको जो डेट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर देना और उसके बाद में इसकी डेट है वो आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देखिए लिख रखा है स्नातक, स्नातक बीए बीकॉम बीएससी बीटेक, तो आपने बीए की है तो बीए वाले पर टिक कर देना और इसके आपको यहाँ पर नंबर लिखने हैं। अब बीए की जो मार्कशीट है वो आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, तो यहाँ पर आपके जो एस नंबर यानी कि सीरियल नंबर, तो ये आपको सीरियल नंबर है वो बीए की मार्कशीट पर मिल जाएंगे और नीचे आपकी जो दिनांक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके अंतर्गत आपको ये सीरियल नंबर और जो दिनांक है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में अगर आपके पास में बीए की डिग्री है तो बीए की डिग्री भी सेम इसी तरीके से आपको सीरियल नंबर लिखना है और डेट लिखनी है। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सारे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। जैसे अगर आपकी बीएड की है तो बीएड की भी आपको यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और जो आपको डेट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पर आइए तो पोस्ट ग्रेजुएशन के सीरियल नंबर और डेट है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं RSCIT का तो RSCIT की ये जो आपको नंबर यहाँ पर मिलते हैं और ये आपकी जो डेट है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ये आप वहाँ पर मेंशन कर देना। अगर जन्म प्रमाण पत्र लगाते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र में आपकी जो रजिस्ट्रेशन संख्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप यहाँ पर लगा देना और डेट जारी करने की जो तिथि है वो आप लिख देना। ठीक है, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है कंप्यूटर का, आपने उच्च स्तर का, जैसे आपने O लेवल किया है, तो आप यहाँ पर जो सीरियल नंबर है ना उसमें आप सर्टिफिकेट नंबर लिख देना और यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो ये आपको लिख देनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो संलग्न सूची है वो आपको किस तरीके से बढ़नी है। एक बार आपको देखिए बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में सेम आपका जो क्रमांक है और जारी करने की तिथि है वो लिखनी है। जाति प्रमाण पत्र है, बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र जारी करने की जो डेट है वो आपको लिखनी है और जाति प्रमाण पत्र के जो आपके क्रमांक है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और अन्य अगर कोई प्रमाण पत्र है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे O लेवल आपने किया है, RSCIT आपने किया है, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। और ये 2 कॉलम खाली छोड़ रखे हैं, अगर आपने वो फॉर्म भरते समय अगर और कोई आपने वहाँ पर सर्टिफिकेट लगाया था तो उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद में ये नीचे वाला जो पार्ट ना, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये कार्यालय टिप्पणी है।
ठीक है, वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे वो खुद करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको कुछ नहीं लिखना है। तो ये एक पेज, मेरे कहने से ये एक पेज जो है ना, इस पेज का प्रिंट भी आप निकाल लेना और इसको भर लेना। हो सकता है वहां पर ये आपसे मांगा जा सकता है, वरना ये तो आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो नीचे वाला जो है ना, ये तो कन्फर्म है ये आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी की चेकलिस्ट। अब जो ये नहीं लेकर जाएंगे ना, उनको ये चेकलिस्ट वहां पर भी मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, खुद से लेकर जाना है, उनके भरोसे नहीं बैठना है। इसमें आपको जो शैक्षणिक योग्यता है एक तरफ आपको वो उसके बारे में दिया गया है, और अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक करें, यानी इसमें आपको टिक करना है। और ये आपका कार्यालय हेतु, यानी इस कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ना है ना। कहने का मतलब यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है, ये बिल्कुल खाली छोड़ना है आपको, और इनमें से आपको टिक करना है। अब टिक क्या करना है, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। यानी 10वीं पास वैकेंसी थी, तो 10वीं पास आप किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से सभी आप 10वीं पास किए हुए हैं, तो सर्वथा अनुरूप, इस पर आपको टिक कर देना है, इसको खाली छोड़ देना है और इसको भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद में अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद में प्राप्त किया है। यानी कि आपने जैसे 10वीं की मार्कशीट लगाई है और एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे 12वीं की मार्कशीट लगाई है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है, तो ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट नहीं आया था, अंतिम तिथि के बाद आया था, तब आपको यह करना है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में प्राप्त की है। अगर सबसे जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अगर उनका सभी का रिजल्ट पहले आ चुका था, मार्कशीट आ चुकी थी, तब आपको सर्वथा अनुरूप आवेदन की अंतिम तिथि तक मेरे को ये प्राप्त हो गई थी, तो आपको यहाँ पर करना है। यानी अधिकांश जो कॉलम है ना, वो आपके पहले वाले जो है ना, इसी में आपको टिक करना है। कोशिश करना कि इसी में टिक हो, क्योंकि इस कॉलम में टिक होंगे तो फिर आपसे वो डाटा जो है वो क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि अंतिम तिथि से आपका डाटा है वो मैच करता है या नहीं करता है। वैसे आपको गलत डाटा भी नहीं देना है, अगर नहीं करता है तो आपको इस कॉलम में भी लिखना है, क्योंकि अगर इस कॉलम में लिखोगे तो आप जो शपथ पत्र बनाकर लेकर जाओगे वो दिखाओगे, तो कोई आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। हर एक कॉलम जो आपने पढ़ा है ना, उसी के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, और कोई विशेष नहीं है। जैसे ये श्रेणी है, तो श्रेणी के बारे में लिख रखा है, जब अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित श्रेणी में ही है या उससे भिन्न है। जैसे आपने आपका एडमिट कार्ड आया था, उसमें लिखा हुआ है, या आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें लिखा हुआ है कि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या OBC कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में भरा है तो उसमें भी सेम कैटेगरी भरी है, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि उसी श्रेणी में है, तो यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। और यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद में सम्मिलित हुआ है। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट थी, उससे पहले आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है, वो आपकी मूल जाति का है या फिर आप किसी और जाति से आए हों, इस तरीके से कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर टिक करना है, ठीक है, आवेदन की तिथि से पूर्व है। और राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपने प्रस्तुत किया है, तो बिल्कुल राजस्थान का मूल निवासी होने का आपने प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत किया है। TSP एरिया से संबंधित है तो आपको यस करना है, वरना आपको नहीं करना है, यानी इसको खाली छोड़ देना है। जो भी TSP एरिया से संबंधित है उसके संबंध में यह कॉलम है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ है, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तो ठीक है, वरना आपको नहीं पर टिक करना है, ठीक है। ये बाहरी राज्य वालों का लिए था, तो आपको इससे संबंध में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, जैसे ये चेकलिस्ट है, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है कि किस पे टिक करना है किस पे नहीं करना है, तो आप इसको खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पर आप जाओगे ना, जैसे आप 6-7 बजे जाओगे तो वहां पर 2-3 घंटे आप बैठे रहोगे, क्या करोगे आप, एक दूसरे की चेकलिस्ट तो देखोगे, क्या करोगे। वरना अगर आप नहीं भी देखोगे तो वहां पर जैसे भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो यहाँ पर चेक करेंगे, उसको जो भी खाली आपने छोड़ा है वो आपसे पूछेंगे, तो आप बोल देना कि मेरे को ये कॉलम समझ में नहीं आया था, ये क्या करना चाह रहा है, तो वो बता देंगे बिल्कुल कि जैसे आप कौन सा जैसे अनुभव है, आपके पास में कोई अनुभव है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल आप इसके ऊपर टिक करना है आपको। तो जैसे आयु से संबंधित है, तो अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या थी, तो अगर आपकी आयु आपको निकालनी नहीं आती है तब आप इसको खाली छोड़ देना, वो भर देंगे। और अगर वरना सबसे है एज कैलकुलेटर में जाना और विज्ञप्ति की निर्धारित आयु आपकी तिथि क्या थी, तो आप देख लेना वहां पर 1 जनवरी 2026 से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वर्ष माह और दिन निकाल कर आप यहाँ पर लिख देना। इसके अलावा अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, ये उसके लिए है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको आप खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएगा परिनिरीक्षा टिप्पणी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको खाली छोड़ना है बिल्कुल, इसमें आपको छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ तौर से मेंशन किया गया है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्यालय उपयोग हेतु, है ना, तो ये आपको नहीं छेड़ना है। हाँ, इसका प्रिंट निकाल कर आपको लेकर जाना है, लेकिन इसको छेड़ना नहीं है, ऐसे ही पढ़ा रहने देना, ठीक है। तो कहने का मतलब था कि ये आपको जो 3 पेज है 8, 9 और 10, इन 3 पेज का आपको प्रिंट निकाल लेना है और वहां पर ये लेकर जाना है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, जो भी भाई बंधु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित है, ताकि उनका भी भला हो। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।